मैं और मेरी बहन अनजाने में दो सिस्टम प्राप्त कर लेते हैं। एक 100 गुना बड़ा करने वाला सिस्टम और दूसरा 100 गुना छोटा करने वाला सिस्टम। मेरी बहन हंसते हुए 100 गुना छोटा करने वाला सिस्टम चुन लेती है और मुझे बचा हुआ सिस्टम लेना पड़ता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 3 दिन बाद ही मूसलाधार बारिश वाली महाप्रलय आ जाएगी। हर कोई अपने घरों में फंस गया और बाहर निकलना नामुमकिन हो गया। संसाधन सबसे बड़ी समस्या बन गए। मैंने अपने बड़ा करने वाले सिस्टम के भरोसे बची हुई थोड़ी बहुत सामग्री को बड़ा करके बहुत किफायत से इस्तेमाल किया और अंत में अपनी बहन के साथ मिलकर उस कठिन समय को पार कर लिया। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि बारिश की उस तबाही के खत्म होने के बाद मेरी बहन मुझे ऊंची इमारत से धक्का दे देगी। अगर तुमने मेरा बड़ा करने वाला सिस्टम नहीं छीना होता तो मैं इस सिस्टम का उपयोग करके भोजन को बड़ा कर सकती थी और लू भाई के परिवार को बचा सकती थी। भाई, तुम हर मामले में अच्छे हो, बस तुम बहुत स्वार्थी हो। जब मैं दोबारा पुनर्जन्म लेता हूँ तो मेरी बहन मुझसे पहले ही बड़ा करने वाला सिस्टम चुन लेती है। मुझे तुरंत समझ आ जाता है कि वह भी पुनर्जन्म ले चुकी है। मैं मन ही मन मुस्कुराता हूँ। चूंकि तुम्हें अपने लू भाई से इतना प्यार है और जिस भाई ने तुम्हारी जान बचाई तुम उससे इतनी नफरत करती हो, तो इस बार मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूंगा। मैं अपनी बहन को खुशी से झूमते हुए देखता हूँ। ठीक है, तो मैं छोटा करने वाला सिस्टम ले लेता हूँ। ठीक है, सिस्टम सफलतापूर्वक बाइंड हो गया है। सिस्टम के बारे में सुनकर बहन फिर से खुश हो गई। वह अपने नए सिस्टम को आजमाने के लिए उत्साहित थी। उसने अपने पास रखे एक कप को 100 गुना बड़ा कर दिया। ये सच है, बड़ा करने वाला सिस्टम वाकई मेरा है। मैं अपनी बहन को ठंडी निगाहों से देख रहा था। यह वही बहन थी जिसे मैंने पिछले जीवन में अपनी जान की बाजी लगाकर बचाया था। पिछले जीवन में मूसलाधार बारिश की तबाही अचानक आ गई थी। हर कोई अपने घरों में बंद था और भोजन सबसे जरूरी था। उस समय मैंने अपने सिस्टम का उपयोग करके नूडल्स और ब्रेड को बड़ा किया था, जिससे हमने 5 साल की उस बारिश वाली तबाही को बड़ी मुश्किल से पार किया था। लेकिन मेरी बहन का बचपन का दोस्त लू शेंग हमारे पड़ोसी घर में था। मेरी बहन ने मुझसे उनके परिवार के लिए भोजन बड़ा करने की जिद की थी, लेकिन मैंने इंसानी फितरत पर भरोसा न होने के कारण मना कर दिया था। मेरी मदद के बिना लू शेंग का परिवार 5 साल की उस बारिश को झेल नहीं पाया और भूख से मर गया। हालांकि मैं उस बेदर्द तबाही से बच गया था, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उस बहन के हाथों मरूंगा जिसकी मैंने रक्षा की थी। अब सोचता हूँ तो यह कितना हास्यास्पद लगता है। भाई, अब बड़ा करने वाला सिस्टम मेरा है, क्या तुम्हें जलन हो रही है? आखिरकार मैं किसी भी चीज को बड़ा कर सकती हूँ, जबकि तुम्हारा छोटा करने वाला सिस्टम किसी काम का नहीं लगता। मेरी बहन शायद यह परख रही थी कि क्या मैं भी पुनर्जन्म ले चुका हूँ। उसकी आंखों में अभी भी थोड़ी सतर्कता थी। मैं एक लंबी सांस लेता हूँ और बेपरवाह होकर मुस्कुराता हूँ। बस एक सिस्टम ही तो है, इसमें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें पसंद है तो रख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बहन ने जब देखा कि मुझे सिस्टम में कोई दिलचस्पी नहीं है तो वह निश्चिंत हो गई। उसे देखकर मुझे पता चल गया कि इस बार वह निश्चित रूप से अपने उस दोस्त को बचाने जाएगी। और एक बार जब किसी को इस सिस्टम के बारे में पता चल गया तो तबाही के समय मेरी बहन का सुरक्षित रहना असंभव होगा। हर कोई इस सिस्टम को छीनने की कोशिश करेगा। इसके बाद मेरी बहन उत्साह के साथ घर से बाहर दौड़ती है और लू शेंग का दरवाजा खटखटाती है। जिया जिया, तुम यहाँ कैसे? लू भाई, चलो अंदर चलकर बात करते हैं। जैसे ही सामने वाला दरवाजा बंद हुआ, मैंने तुरंत अपना फोन खोला और आज की तारीख देखी। आज 14 जून है। मूसलाधार बारिश की तबाही आने में अभी 3 दिन बाकी हैं। अभी सब कुछ संभल सकता है। मैंने तुरंत गाड़ी निकाली और पास के सुपरमार्केट जाकर खाने पीने का सारा सामान और जरूरत की चीजें खरीद ली। मैंने चावल, आटा और तरह तरह की सब्जियों के बीज भी खरीदे ताकि मैं हमेशा ताजा मांस खा सकूं। मैंने चूजों का एक झुंड भी खरीद लिया। फिर मैं फर्नीचर की दुकान पर गया और अपने लिए नए फर्नीचर का पूरा सेट चुना। मैं अपने घर को एक नए अंदाज में सजाना चाहता था। मेरा घर एक ऊंची इमारत में है। पिछले जीवन में 5 साल तक लगातार बारिश होने के बावजूद मेरे घर को कोई खतरा नहीं हुआ था। मैं अपना घर छोड़ने का इरादा नहीं रखता। बस मैं अब अपनी जिंदगी को अलग तरीके से जीने वाला हूँ। अगले कुछ दिनों में मैं पागलों की तरह खरीदारी करता रहा, यहाँ तक कि मेरे बैंक खाते का सारा पैसा खत्म हो गया। दूसरी ओर मेरी बहन जानती थी कि तबाही आने वाली है, लेकिन वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी और न ही उसने कोई तैयारी की थी, क्योंकि उसे पता था कि उसका बड़ा करने वाला सिस्टम भोजन को बड़ा कर सकता है। वह काफी उम्मीदों से भरी हुई थी। मैं जानता था कि मेरी बहन किस चीज की उम्मीद कर रही है। वह भोजन की कमी के समय सामने आकर अपने लू भाई के परिवार को बचाना चाहती है ताकि लू शेंग को उससे प्यार हो जाए। मैं मन ही मन सोच रहा था कि वह पहले से ही लू शेंग के प्यार में डूबी हुई है। भाई, तुम बताओ, अगर मैंने लू शेंग के परिवार को बचा लिया, मेरा मतलब है अगर ऐसा हुआ, तो क्या तुम्हें लगता है कि लू भाई मुझसे प्यार करेंगे? मेरी बहन इस समय बहुत खुश और थोड़ी शर्मिंदा दिख रही थी। मैंने ठंडे लहजे में कहा, नहीं करेंगे। यह सुनकर मेरी बहन की प्रतिक्रिया बहुत तीखी थी। असंभव, लू भाई को मुझसे प्यार जरूर होगा। भाई, तुम सच बताओ। मैंने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और बस अपना फोन देख रहा था। अपनी जरूरत का सामान ऑनलाइन खरीद रहा था। उसने मुझे एक बार पहले ही बर्बाद कर दिया था। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। इस बार तुम खुद मौत के मुंह में जाओ। जब मैं अभी भी खरीदारी कर ही रहा था, मेरी बहन मुस्कुराते हुए मेरे पास आई और बोली, भाई, क्या तुम्हारे पास और पैसे बचे हैं? कुछ पैसे उधार दे दो, मुझे कुछ मेकअप खरीदना है। नहीं है, मैंने अभी अभी एक फ्रिज खरीदा है,
सारे पैसे खत्म हो गए। तुम फ्रिज का क्या करोगी? मैं एक नया फ्रिज बदलना चाहती हूँ, क्या मैं नहीं कर सकती? तुम्हारी प्रतिक्रिया इतनी तीखी क्यों है? नहीं नहीं, मैं तो बस उत्सुक थी। भैया, मुझे याद है तुम्हारे कमरे में, क्या वहाँ अभी भी कुछ खाने का सामान नहीं है? मैंने वो सब पास की बस्ती के उन बेसहारा बुजुर्गों को दे दिया है। आखिरकार उनका जीवन भी आसान नहीं है। तुम नाराज तो नहीं होगे ना? मेरी बहन मुस्कुरा रही थी, मानो वह मेरी तारीफ का इंतजार कर रही हो कि मैं उसे दयालु और समझदार कहूँ। ये तो साफ था कि वह मुझे मौत के मुंह में धकेलना चाहती थी। अगर मेरा पुनर्जन्म न हुआ होता, मेरे पास सिस्टम न होता, तो इस भारी बारिश वाले अपोकलिप्स में मैं निश्चित रूप से जीवित नहीं बच पाता। अपनी बहन की मुस्कान को देखते हुए उसके प्रति मेरी नफरत और गहरी हो गई। मैं मानता था कि मैंने अपनी बहन का बहुत ख्याल रखा है। हमारे बचपन में ही माता पिता का देहांत हो गया था। बड़े भाई होने के नाते मैंने माता पिता की जिम्मेदारी उठाई। मैंने जल्दी स्कूल छोड़ दिया ताकि अपनी बहन की पढ़ाई का खर्च उठा सकूं। बहन की पढ़ाई ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने कभी उसे दोषी नहीं ठहराया। उसका खर्च हमेशा उसकी उम्र के अन्य बच्चों से काफी ज्यादा रहा, और यह सारा पैसा मेरी कड़ी मेहनत की कमाई थी। बाद में जब उसका कॉलेज में दाखिला नहीं हुआ और मैंने अपनी मेहनत से शहर में घर खरीद लिया, तो मैंने उसे भी अपने साथ रहने के लिए बुला लिया। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे सामने वाले घर में मेरी बहन का बचपन का क्रश लू शेंग रहता है। लू शेंग के परिवार को घर तोड़े जाने, डेमोलिशन के बदले बहुत बड़ी राशि मिली थी और वे गांव से बाहर चले गए थे। जैसे ही मेरी बहन ने हैंडसम लू शेंग को देखा, उसे उससे प्यार हो गया और वह उसके पीछे पड़ गई। यहाँ तक कि जब बारिश वाली कयामत आई तो मैंने उसकी मदद करने से मना कर दिया। लेकिन मेरी बहन ने चोरी छिपे हमारी राशन सामग्री का 1/3 हिस्सा लू शेंग के परिवार को दे दिया। इसके बारे में मैं असहाय था। मुझे बस अपने कमरे का दरवाजा कसकर बंद करना पड़ा ताकि वह फिर से राशन न चुरा सके। पता चला कि मेरी बहन की नजरों में मैं एक ऐसे आदमी से भी बदतर था जिसे उसकी कोई परवाह नहीं थी। मैं अपनी बहन से पूरी तरह निराश हो चुका था। मैंने ठंडे चेहरे के साथ उससे कहा, कोई बात नहीं भैया, तुम सबसे अच्छे हो। मुझे पता था कि तुम इस छोटी सी बात पर मुझसे नाराज नहीं होगे। मैं थोड़ा थक गया हूँ, पहले सोने जा रहा हूँ, तुम भी जल्दी सो जाना। मुड़कर मैं अपने कमरे में छिप गया और खुद के लिए एक सुरक्षित ठिकाने की योजना बनाने लगा। मेरी जरूरत की सारी चीजें तैयार थीं, अब बस कयामत के आने का इंतजार था। वहीं दूसरी ओर मेरी बहन को लगता था कि एम्प्लीफिकेशन सिस्टम के साथ वह जो चाहे कर सकती है। उसने अपनी पॉकेट मनी से कुछ 100 का खाना खरीदा और उसे अपने कमरे में छिपा लिया, जैसे उसे डर हो कि मैं उसे चुरा लूंगा। इसलिए मैंने उस घर को छोड़ने का फैसला किया जिसे मैंने खुद खरीदा था। अगर मैं इस घर में छिपता तो चाहे मैं कितना भी छोटा क्यों ना हो जाता, वे मुझे ढूंढ लेते। इसलिए मेरी नजर मेरे बेडरूम में मौजूद एक गुप्त कमरे पर पड़ी। यह एक छोटा सा कमरा था जिसे मैंने घर का नवीनीकरण करवाते समय बनवाया था। मैंने कभी अपनी बहन को इस जगह के बारे में नहीं बताया। यह कमरा बड़ा नहीं था, बस एक शौचालय के आकार का, लेकिन मेरे सिकुड़ने के बाद यह मेरे लिए एक बहुत अच्छा सुरक्षित ठिकाना था। इस कमरे का स्विच मेरे मोबाइल डिवाइस के जरिए काम करता था, इसलिए मुझे डर नहीं था कि मेरी बहन उसे ढूंढ लेगी। भले ही वह उसे ढूंढ भी लेती तो वह उसे खोल नहीं पाती। इसके अलावा मैंने शहर से 10 किलोमीटर दूर बंजर जमीन पर जाकर श्रृंखन सिस्टम का इस्तेमाल करके बहुत सारी मिट्टी को सिकोड़ लिया। इससे मैं भविष्य में मिट्टी और बीज का उपयोग करके सब्जियां उगा सकूंगा और खुद का खाना खुद पैदा करूंगा। अंत में मैंने कई पेड़ों को भी सिकोड़ लिया और उन्हें अपने साथ ले आया। कुछ ही समय में मेरे द्वारा ऑर्डर किया गया खाना और फर्नीचर पहुंच गया। अब कयामत की बारिश आने में केवल 1 दिन बचा था। मैंने डिलीवरी का पता अपने पुराने ग्रामीण घर का रखा था। वह गांव बहुत पहले ही उजड़ चुका था, वहां कोई नहीं रहता था। घर में फर्नीचर, बिजली के उपकरण, खाना और अन्य छोटी बड़ी चीजें भरी हुई थीं। मैंने मौका पाकर श्रृंखन सिस्टम का उपयोग करके उन सबको सिकोड़ लिया और अपने तैयार किए हुए बक्सों में डाल लिया। आखिरी में मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए अपने उस छोटे से फ्लैट को भी, वह अपनी तैयारियों में इतनी मशगूल थी कि उसे मेरे जाने की कोई परवाह नहीं थी। मैंने गुप्त कमरे में एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम इंस्टॉल कर दिया था ताकि अगर मैं वहां कई सालों तक भी रहूं तो मुझे ऑक्सीजन खत्म होने का डर न रहे। मैंने 5 बिना सिकोड़ी हुई पानी की बोतलें खोलीं और उन्हें एक छोटे बर्तन में डाल दिया ताकि भविष्य में पीने के पानी का स्रोत बना रहे। पूरी रात की कड़ी मेहनत के बाद मेरा गुप्त कमरा एक छोटे से खेत में बदल गया था। छोटे छोटे चूजों की आवाज बहुत हल्की थी जो घास के ढेर में कीड़े ढूंढ रहे थे। खेत के बाहर मेरा छोटा सा घर था जिसमें हर तरह के घरेलू उपकरण मौजूद थे। अब मैं चैन से कयामत की बारिश का इंतजार कर सकता था। मैंने एक से अधिक बार सुना था कि लू शेंग की माँ नीचे वाली आंटियों से शिकायत कर रही थी, सामने वाली लड़की बिल्कुल भी शर्मीली नहीं है, इतनी बड़ी हो गई है, फिर भी हर दिन मेरे बेटे के कमरे में भागती रहती है, बिल्कुल भी तमीज नहीं है। मुझे तो लगता है कि इसकी नजर तुम्हारे बेटे पर है। तुम्हें तो बहू मिल गई। थू, तुम्हें पता नहीं है उसने कॉलेज की परीक्षा तक पास नहीं की, अब 20-22 साल का हो गया है, फिर भी कोई ढंग की नौकरी नहीं है। दिन भर घर पर पड़ा रहता है और अपने भाई की कमाई पर पल रहा है। उसकी वह कंगाल जैसी हालत, और वो मेरे बेटे से शादी करने का सपना देखती है। बिल्कुल नहीं, मेरा बेटा लंबा है, हैंडसम है और उसके पास नौकरी है, वह उसकी औकात से बाहर है। तभी मूसलाधार बारिश शुरू होने में सिर्फ 1 घंटा बचा था। मैंने अपनी बहन को फोन किया, सुनो, मेरे पास भावनाओं के लिए समय नहीं है, आज रात मैं घर नहीं आऊंगा, ऑफिस में कुछ काम है। बहन ने थोड़ा संकोच किया, लेकिन अंत में उसने मुझे कोई चेतावनी नहीं दी। ठीक है,
तो मैं रात का खाना खुद खा लूंगी। फोन रखो। फोन रखते ही मैंने ठंडी मुस्कान के साथ सोचा, मुझे पता था वह मुझे कभी नहीं बताएगी कि बारिश मोड़ आने वाला है। वैसे भी मैंने फोन सिर्फ उसे भ्रमित करने के लिए किया था, ताकि वह सोचे कि मैं घर से निकल चुका हूँ। इसके बाद मैंने बेडरूम का गुप्त दरवाजा खोला और अपने फोन से कंट्रोल किया। गुप्त कमरे में घुसने के बाद मैंने श्रिंक सिस्टम, सिकुड़ने वाली प्रणाली का उपयोग किया और अपने शरीर को छोटा कर लिया। सिर चकराने जैसा एहसास हुआ और पल भर में जो कमरा कभी छोटा लगता था वह अब बहुत विशाल दिखने लगा। मैं जोखिम उठाकर खुद को छोटा करने की हिम्मत इसीलिए कर पाया क्योंकि पिछले जन्म में मैंने गौर किया था कि एनलार्ज सिस्टम, बढ़ाने वाली प्रणाली से जिस चीज को बड़ा किया गया था, बारिश रुकने के बाद वह चमत्कारिक रूप से अपने मूल आकार में वापस आ गई थी। इसलिए मेरा अनुमान था कि श्रिंक सिस्टम भी ऐसा ही करेगा। बारिश खत्म होने के बाद सिस्टम का असर खत्म हो जाएगा और सब कुछ अपने असली आकार में आ जाएगा। गुप्त कमरे में बने अपने खेत को लहलहाते देखकर मुझे बहुत संतुष्टि महसूस हुई। अब मुझे बारिश मोड़ की कोई चिंता नहीं थी। बहन के घर पर न होने का फायदा उठाकर मैंने घर के अंदर और बाहर के गलियारे में इनविजिबल कैमरे लगा दिए। अब मैं अपने फोन पर वीडियो के जरिए घर के अंदर और बाहर की हर हरकत देख सकता था। एहतियात के तौर पर मैंने लू शेंग के घर के बाहर भी कैमरे लगा दिए। मैंने अपना फोन जेब में रखा, कंधों पर कुदाल उठाई और खेत में जाकर गंभीरता से काम करने लगा। कुछ घंटों बाद फोन से मुझे पता चला कि मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है। बस किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह बारिश कभी रुकेगी नहीं। सोशल मीडिया पर लोग शिकायत कर रहे थे कि बारिश इतनी तेज है कि काम पर जाना मुश्किल है। अब मैं दुनिया से कट चुका था। मेरे पास बाहर से संपर्क करने के लिए सिर्फ मेरा फोन था, कंप्यूटर और टैबलेट भी नहीं। कई दिन बीत गए, बारिश नहीं रुकी। शहर के यातायात में भारी बाधा आ गई थी। मेरे गायब होने से मेरी बहन को कोई हैरानी नहीं हुई। शायद उसे लग रहा था कि मैं बाढ़ में बहकर मर चुका हूँ। आज जब मैं खाली बैठा था तो मैंने मॉनिटर खोला और देखा कि मेरी बहन लू शेंग को हमारे घर ले आई है। वे लिविंग रूम में बैठे थे। बहन के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। लू भैया, क्या आपके घर में अभी भी खाना बचा है? ज्यादा नहीं है, पता होता तो मैं और जमा कर लेता। अब तो पहली मंजिल भी डूबने वाली है, मैं बाहर निकल ही नहीं पा रहा। जिया जिया, क्या तुम्हारे पास अभी भी खाना है? क्या तुम मुझे थोड़ा दे सकती हो? मेरे घर में माता पिता और बहन है, उतना खाना हम सबके लिए काफी नहीं है। बहन ने अपनी छाती पर हाथ रखा और शरारती अंदाज में उंगलियों से घेरा बनाया। वह लू शेंग के करीब जाकर उसके कान में फुसफुसाने लगी। कैसे नहीं होगा, बिल्कुल है। यकीन नहीं आता तो देखो। उसने एनलार्ज सिस्टम का इस्तेमाल किया और मेज पर रखे एक सेब को बड़ा कर दिया। सेब पल भर में विशाल हो गया और मेज पर भारी दबाव के साथ टिक गया। लू शेंग की आंखों में अविश्वास से लेकर खुशी तक के भाव साफ दिख रहे थे। उसने तुरंत मेरी बहन के कंधों को पकड़ लिया। जिया जिया, शुक्र है तुम हो। तो फिर क्या तुम मेरे घर के सारे खाने को भी बड़ा कर दोगी? हाँ लू भैया, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। बताओ। आपको पता है कि मैं आपको पसंद करती हूँ। लू भैया, अगर मैं आपके परिवार को बचा सकती हूँ तो क्या आप भी मुझे पसंद करने का वादा करेंगे? बहन ने शर्माते हुए अपनी आंखें ढक लीं। उसे बिल्कुल पता नहीं चला कि लू शेंग के चेहरे पर कितनी जटिल और नफरत भरी अभिव्यक्ति थी। ये कैसी बेवकूफी भरी बात कर रही हो? हम तो कब से साथ हैं ना। तुम्हें पता है कि हम बचपन के दोस्त हैं और मैं अभी भी तुम्हें पसंद करता हूँ। बारिश खत्म होने के बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा। बहुत अच्छा। मुझे पता था कि लू भैया भी मुझे पसंद करते हैं। मेरे भाई ने तो कहा था कि तुम मुझे कभी पसंद नहीं करोगे। मुझे तो लगता है कि वह बस मरने के करीब है। आज के लिए बस इतना ही।